तीन सवाल मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा क्योंकि अब भविष्य में क्या होगा 2022 में महाराष्ट्र में जो हुआ उसके बाद कई लोग उसका कयास अंदाजा लगा सकते हैं। पहला सवाल, क्या टीएमसी के टूट रहे विधायक सांसद बीजेपी में विलय करेंगे? क्योंकि काकोली घोष दस्तेदार यह कह रही है कि उनके साथ 20 सांसद शामिल हो चुके हैं और वो एनडीए को समर्थन देना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऋतव्रता बैनर्जी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि असली टीएमसी वो है और वही विपक्ष में बने रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन। फिलहाल पश्चिम बंगाल में ऋतव्रता बैनर्जी को चुना गया है। दूसरा सवाल, क्या टीएमसी से हुई टूट के बाद बागी विधायक या सांसद पार्टी पर भी दावा करेंगे? क्योंकि अब तक उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर दावा नहीं किया हुआ है, लेकिन क्या पार्टी पर भी दावा होगा? और तीसरा अहम सवाल, क्या टीएमसी में टूट के पीछे भ्रष्टाचार के दाग है या सरकारी कार्रवाई का डर? क्योंकि बार बार यह देखा गया है कि चुनाव हारने के बाद, सरकार जाने के बाद उन्हीं के चुने हुए विधायक और सांसद जिस तरीके से भागते हैं, कहीं ना कहीं कार्रवाई का डर भी उसके पीछे लगा रहता है। गौरव जी, शुरुआत तो आप ही से करनी होगी। 7 सांसद आम आदमी पार्टी से आए, अब काकोली घोष कह रही है कि एनडीए को समर्थन देंगे। अब ये टीएमसी को आप अपने पास शामिल कर लेंगे, यही सांसद जो आपके खिलाफ खड़े थे, या अभी तक इस पर विचार नहीं हुआ है? क्या यही टीएमसी बनेगी? देखिए साहिल जी, हम लोग राजनीति के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं और हम लोग मंथन भी करते रहते हैं। एक तरफ एनडीए का कुनबा है जो सब लीडर किसी भी पार्टी के हों, वो कहते हैं नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं और हम उनके नेतृत्व में देश हित में कार्य कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप इस इंडी अलायंस, जिसने अपना नाम यूपीए से इंडी अलायंस इसलिए किया था कि जब यूपीए का नाम लेते थे ये लोग तो इनके भ्रष्टाचार, घोटाले, इनकी चोरी याद आ जाती थी जनता को, तो इन्होंने कहा नाम बदल दो और इनसे पूछे इनका नेता कौन है, तो ये नहीं बता पाएंगे इनका नेता कौन है। कांग्रेस वाले कहते हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडी अलायंस आगे बढ़ेगा और बाकी नेता कहते हैं, चाहे वो शरद पवार जी हों, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे अखिलेश यादव हों, कि राहुल गांधी में वो काबिलियत नहीं है। मैं बयान भी बता सकता हूं। दूसरी बात विचारधारा की, एनडीए का जो विचारधारा है वो बिल्कुल स्पष्ट है। बड़े बड़े जो निर्णय लिए गए, अनुच्छेद 370 सब लोग साथ थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान कहता है साथ थे। आप इनसे पूछिए इनकी क्या सोच है, इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है, जनता के हित में क्या करना चाहते हैं, कुछ नहीं बताएंगे। केवल एक ही लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? नकारात्मक राजनीति करके मोदी जी को हटाना है और सत्ता पे बैठ जाना है, फेविकोल लगा के चिपक जाना है। जनता ये भी जान चुकी है। अब आप तीसरा विरोधाभास देखिए। आज की ही बैठक में क्या आपको विजय जी दिखाई दी है? नहीं दिखाई दी है। डीएमके, क्या तमिलनाडु में डीएमके के साथ कांग्रेस पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा था? लड़ा था और खंजर भोका पीठ में, लहूलुहान कर दिया स्टालिन जी को। और राहुल गांधी जी कुछ दिन पहले कहते थे मेरा एक ही भाई है बड़ा और वो है स्टालिन, और उसको ही आपने खंजर भोका। इसलिए विश्वसनीयता की भी कमी है। और सवाल यह है, जो बड़ा सवाल आज आपको करना चाहिए, देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव है, राहुल गांधी भस्मासुर हैं, हम सब जानते हैं। पहले तेजस्वी यादव को बिहार में निपटाया, उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र में निपटाया, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में निपटाया, अब अगला नंबर अखिलेश यादव का है। तो उत्तर प्रदेश में तो भीख का कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी तो, जो मेरी जानकारी है साहिल जी, इस बैठक में थी नहीं। आम आदमी पार्टी ने, भगवंत मान जी ने कहा एक थी कांग्रेस, और अरविंद केजरीवाल जी के शब्द हैं कि गलती से भी कांग्रेस को वोट ना करना। अब आप मुझे बताइए, क्या इनको खत्म करने के लिए किसी बाहरी शक्ति की आवश्यकता है? ये तो एक दूसरे के कपड़े फाड़ के एक दूसरे को स्वयं खत्म करने के लिए वहां बैठे हैं। ठीक है, अभी आप मुझे बताइए एक बार फिर कि काकोली घोष दस्तेदार अगर 20 सांसदों का गुट बनाती है, मुझे पता नहीं कैसे गुट बनाने की का उनको परमिशन मिलेगी, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ तो कहता है कि 2/3 अगर 2/3 आपके पास अगर सांसद है तो आपको मर्ज हो जाना चाहिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के सांसद मर्ज हुए थे बीजेपी में। तो क्या उनको एनडीए में शामिल कर लेंगे या बीजेपी में शामिल कर लेंगे? क्योंकि अभी तो उनका खुद का बयान आ चुका है कि हम तो एनडीए के साथ जाना चाहते हैं।
तो जो टीएमसी के लोग आपके खिलाफ खड़े थे वही टीएमसी बनाकर आपके साथ आना चाहते हैं, तो लेंगे कि नहीं लेंगे उनको? साहिल जी, सबसे पहले तो आपने हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सौमिक भट्टाचार्य जी, उनका बयान सुना होगा। उन्होंने कहा कि टीएमसी का कोई भी नेता हो, हमारे दरवाजे बंद है, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि पेशे से मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, संविधान की थोड़ी समझ रखता हूं, मैं यहां कोई वक्तव्य ऐसा नहीं देना चाहूंगा जो बात मुझे बंद कमरे में अपनी पार्टी को कहनी है। मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक सवाल जरूर बनता है। सर, दरवाजे बंद है तो भूपेंद्र यादव से क्यों मुलाकात हुई आज? उनकी बैठक में के शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात क्यों हुई आज? अगर दरवाजे बंद है तो सांसद क्यों मिल रहे हैं आपको आके? मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं अपनी बात, धन्यवाद साहिल जी। आप मुझे ये बताइए, आप टीएमसी से ये क्यों नहीं पूछते हैं कि जिनके 80 विधायक हैं, पहले आपको जो पूछा है उसका जवाब दीजिए। ममता बनर्जी, उनसे हम अलग से पूछ लेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिएगा। जरा वो तस्वीरें चलाइएगा। अगर आपके पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष कह रहे हैं कि दरवाजे बंद है, तो ये मुलाकातें क्यों हो रही है, वो जरा पहले बता दीजिएगा। मैं बता देता हूं, लेकिन मेरी बात पूरी हो जाए। आपको थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा साहिल जी। आप अपने संयम के लिए जाने जाते हैं। आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं एक लाइन में उत्तर दूंगा। ऐसा नहीं है उत्तर नहीं है, लेकिन मेरा क्रम है बात कहने का। 80 विधायकों में 7 विधायक आते हैं, 20 सांसद जो हैं वो आज ममता बनर्जी के खिलाफ हैं। तो ये पूछा जाना चाहिए कि ये कमजोरी जो टीएमसी में है, क्या ये इस वजह से है कि ये टीएमसी वंशवादी है? राहुल गांधी ने कहा सांप्रदायिक है ममता बनर्जी और भ्रष्टाचारी है, जो जनता जवाब दे रही है। इसलिए यहां दो फाड़ हो रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को दोषारोपण करना कितना उचित है? अब आपकी बात का उत्तर भी दे देता हूं। साहिल जी, एक बात बताइए, अगर देश को आगे लेके चलना है और कितने मुद्दे ऐसे होते हैं जहां पे आपको एक मत बनाना होता है, बातचीत करनी होती है। अगर कोई सांसद, अगर कोई विधायक ये कहता है कि देश हित में वो एक समझ रखता है और वो सकारात्मक कदम उठाना चाहता है, क्या आप कह रहे हैं कि हमें हक नहीं कि हम बातचीत भी करें किसी से? और अगर बातचीत नहीं करेंगे तो ये लोग कहेंगे देखिए ये लोग किसी से बातचीत नहीं करते हैं। तो मैं तो समझता हूं ये कैसा दोगलापन है, ये तो गिरगिटान जो प्रजाति है उसके जैसे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि चुनाव के हार के बाद सांसद इकट्ठा हो रहे हैं और अचानक जिन सांसदों के खिलाफ मोर्चा खोला गया था वही आज आपसे बातचीत करना चाहते हैं। बड़ी दिलचस्प बात है। शुभंकर भट्टाचार्य अगर हमारे साथ में, तो ये सवाल मुझे उनसे पूछना है। रोक लीजिए ना नहीं, तो ये शुभंकर भट्टाचार्य आपसे सवाल पूछना है। क्या हो गया अचानक? 1 महीने के भीतर आपके 20-20 लोग भाग रहे हैं वहां से, क्या हो गया? जी नहीं, कुछ नहीं हुआ। ऐसे तो कोई बात ही नहीं। देखिए, गौरव जी ने तो इतनी अच्छी तरीके से बताई आपको तो बात अभी तक समझ में आई होगी कि देखिए सब कुछ जो है, जो जिनके साथ आ जाता है उनके लिए इनके दरवाजे खुले हुए हैं। वो नेता भी खुले हुए हैं जिनके बारे में जो है प्रधानमंत्री जी दिखाते थे ऐसे नोट खोज रहे थे, ऐसे एक मीठा सा चारा लेके जाते हैं, ऐसे। ये मेरे डायलॉग नहीं है, ये प्रधानमंत्री जी ने इसी प्रकार से दिखाया था, इसी प्रकार से नोट खोजते हुए दिखाया था। उस वीडियो का वर्णन करते थे जो दिखाया जाता था। आज उन्हीं को जो है मुख्यमंत्री बना दिया गया है, तो भैया अच्छी बात है। और ऐसे कई भ्रष्टाचारियों के लिए उन्होंने कहा कि भैया देखिए, हमने ईडी सीबीआई सब उनके पीछे खदेड़ रखा है, टीएमसी का एक एक नेता करप्ट है, इन्हीं की भाषा है। और अब कह रहे एक एक नेता हमारे यहाँ, उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। अरे भाई, करप्ट है तो मत लो, साफ सुथरों को मौका दो ना। देश की 144 करोड़ की जनता है, क्यों झूठ बोल रहे हैं? तो फिर ये भी तो मैंने नहीं टोका गौरव जी, मैंने आपको नहीं टोका है गौरव जी। आपने जितना विशाल बोली है, मैंने आपको टोका नहीं। गौरव जी थोड़ा सा धैर्य रखिए। आपने जब तक अपनी विशाल बोली मैंने उसको भी हजम किया। मैंने आपको टोका नहीं, मैंने आपको टोका नहीं। अब मेरा वक्तव्य गलत लगे सही लगे वो बाद में सुनिए, वो आप बाद में सोचते रहिएगा, सोचते रहिएगा। केवल ये सवाल पूछने का हक मुझे है। अगर आज तक अगर इसी तरीके से अगर आपको सिर्फ बीजेपी का ही शो बनाना है तो बास्तियों को बाहर कर दीजिए। आपको अगर बीजेपी का शो बनाना है, आपने अगर यहाँ पे साष्टांग प्रणाम कर लिया इन लोगों को, तो बंद कर दीजिए। वैसे ही जनता। शुभंकर जी बोलिए ना, आपको बोलने का मौका मिला। उन्हीं की भाषा बोलो। गौरव भाटी, आपके बीच में कोई बोलेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना, जरा सुन लीजिए ना क्या बोल रहे हैं। वो भी तो कुछ अपनी भूमिका रखने की कोशिश कर रहे हैं कि सांसद आपको प्यारे क्यों लग रहे हैं, बता रहे हैं वो चीज, वो भी सुन लीजिएगा। उसका जवाब देने का मौका आपको भी मिलेगा। वो भी अपनी भूमिका रख रहे हैं। बोलिए शुभंकर जी।
नहीं, मैं पूरा समय इन लोगों को दे देना चाहता हूँ, जहां पे जो है इनको अपना जहां विषाक्त बोली रखनी हो वो रख सकते हैं। हम अपनी आपने हमको यहाँ पे बुलाया, अगर मैं अपना राय यहाँ पे रख सकूं, उसको आप नकारात्मक तरीके से ले, सकारात्मक तरीके से ले, वो आपके ऊपर है, आपकी खुद की मानसिकता के ऊपर है। और मैं देखिए किसी आदमी को यहाँ पे ज्यादा समझा नहीं सकता हूँ, क्योंकि किसी जो है डिबेट पैनल पे इन्हीं के जो है एक महान नेता बता के गए हैं कि जहां कचरा भरा हो उसके ऊपर खीर नहीं डाली जा सकती। तो इसलिए मैं वहां पे जाके ज्यादा समझाने का प्रयत्न भी नहीं करूंगा। अब रही बात यहाँ पे कि भाई काकोली दस्तीदार जा रहा है, कौन कौन जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है, सब लोग देख रहे हैं। चैनलों के माध्यम से सब लोग इधर से देख पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। जिन जिन के ऊपर ईडी और सीबीआई का वो नोटिस पहुंचा, उन सबके नाम सबसे पहले से आखिर तक आ चुका कि कौन कौन जा रहा है। और रही बात बंगाल में जो नया जो उस तरीके से दिखाया जा रहा है, वो तो सबसे अच्छा तरीका है एक कंट्रोल्ड ऑपोजिशन सौंपने का। ये सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि संविधान शायद यही अब अलाउ करने लगा है कि हर चीज कंट्रोल्ड हो। ईडी कंट्रोल में है, सीबीआई कंट्रोल में, इलेक्शन कमीशन कंट्रोल में है। आप इनसे सवाल नहीं पूछ सकते, आप सुप्रीम कोर्ट से सवाल नहीं पूछ सकते, वहां पे कंटेम्प्ट हो जाएगा हर चीज पे। तो आदमी क्या करेगा? शुभंकर तो जी, आज के दिन में एक ही शुभंकर चीज जी, रह गया है, 60 कि जो सांसद युवा हैं, जिनको कॉकरोच शुभंकर बोलते हैं, जी, वो भी सड़क पे आके लड़ रहे हैं। शुभंकर जी, शुभंकर शुभंकर जी, शुभंकर जी, ठीक है, चलिए मैं एक बार आपकी बात मान भी लूं कि कई सांसदों को एसआईटी का डर होगा, पुलिस का डर होगा, ईडी का डर होगा, एजेंसीज का डर होगा, लेकिन 80 में से 61 विधायक और करीब करीब 20 सांसद जो अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है, जो दावा किया जा रहा है काकोली दस्तीदार से, इतनी बड़ी संख्या में आपके पार्टी में लोग हैं कि जिनको अलग अलग एजेंसियों का डर है। अगर इतना ही डर है तो राजनीति में इतने साल से आप क्यों पाल रहे थे उनको? एजेंसियों का, यहाँ सिर्फ एजेंसी तो बहुत छोटी बात कह दी आपने। हमारे यहाँ के एक महिला नेता के घर के ऊपर वहां पे पथराव किया गया, उनके सारे शीशे तोड़ दिए गए। अभी तक जो है लेकिन धर्मतला जो कि विधायक, सभी के सभी विधायक, 61 विधायक, मैं वही बात बार बार कह रहा हूं, मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि वहां पे जिस तरीके से जो है डर की राजनीति शुरू की गई है, 61 विधायक। बोलिए बोलिए गौरव जी। मेरे ख्याल से इनसे, गौरव जी से तो शिष्टाचार की तो उम्मीद की नहीं जा सकती। तो वो अपना पहले हमारे संवाददाता है, ये बागी सांसद है आपसे, इंद्रजीत कुंडू है हमारे, उन्होंने बात की थी, जरा वो एक बार सुना देते हैं, उसके बाद में जरा आगे खबर बढ़ाएंगे हम लोग, क्योंकि उनसे बात की, उनका भी एक कुछ दावा है। उनका कहना है कि तृणमूल कांग्रेस में हमने हमारी पार्टी के नेताओं को बताने की कोशिश की थी कि क्या गलत हो रहा है पार्टी में, वो नहीं सुन रहे थे, इसके लिए हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है। जरा सुन लेते हैं कि क्या कहा उन्होंने। क्या आप और आपके साथ कितने ऐसे सांसद हैं जिन्होंने आज ये सिग्नेचर किया है, कहा जा रहा है आपकी ओर से? हम 20 लोग थे जिन्होंने आज सिग्नेचर किए हैं। तो हम लोग एक सेपरेट ब्लॉक मतलब तैयार किए हैं। हम लोगों का वॉइस यहाँ से मतलब सेपरेट ब्लॉक से ही उठेंगे अभी। अच्छा, तो तृणमूल के अंदर आप लोग एक अलग गुट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तृणमूल से निकलने की कोई गुंजाइश अभी नहीं है अलग से? नहीं। तो आप लोग तृणमूल कांग्रेस में ही रहेंगे? अभी तक तो ऐसा ही है, मतलब हम लोग तृणमूल का ही है, लेकिन सेपरेट ब्लॉक है हम लोगों का। मतलब जो है काकोली घोष दस्तीदार अभी भी चीफ व्हिप है और शताब्दी राय है डिप्टी लीडर। तो अभी देखा जाएगा कि हम लोगों का लीडर कौन होगा। तो हम लोगों का जो है ये 20, अभी तक तो 20 है, शायद और भी बढ़ जाएगा। तो हम लोग इकट्ठा होकर ये डिसीजन ली है। क्यों आपने ये डिसीजन लिया? आप सिर्फ 2 साल पहले चुन के आए हैं। हाँ, वही मैं तो 2 साल पहले एकदम पॉलिटिक्स में मैं एकदम नई हूँ। ठीक है, मुझे पॉलिटिक्स नहीं आता, एकदम क्लियर यही बात है। मुझे पता नहीं था, बिल्कुल पता नहीं था। मैं तो काम करने आई थी इधर, नौकरी छोड़ के। और कोई भी मुझे बोल सकते है कि मैं किसी से एक पैसा ली हूँ और मैं चोर हूँ। ये कोई मुझे बदनाम नहीं कर सकते कि इस कारण से मैंने मतलब टीएमसी। चलिए, वो कह रहे हैं कि कोई राजनीति नहीं है, लेकिन 20 लोगों का गुट। टीएमसी में बड़ी टूट से कीर्ति आजाद का इनकार। कीर्ति आजाद ये कह रहे हैं कि सिर्फ 13 सांसदों के दस्तखत है उनके पास, चिट्ठी पर केवल 13 सांसदों के दस्तखत है। कीर्ति आजाद तृणमूल कांग्रेस के सांसद यह दावा कर रहे हैं। हालांकि अभी तक चिट्ठी लोकसभा के स्पीकर के पास सौंपी नहीं गई है, लेकिन काकोली दस्तीदार ने थोड़ी देर पहले यह दावा किया है कि 20 सांसदों का समर्थन उनको हासिल है। हालांकि कानून के मुताबिक, एंटी डिफेक्शन कानून के मुताबिक
अलग गुट नहीं बनाया जा सकता। या तो उन्हें किसी पार्टी में शामिल होना होगा या तो दावा करना होगा कि असली पार्टी वही है। कीर्ति आजाद ये कह रहे हैं कि चिट्ठी पर केवल 13 सांसदों के दस्तखत है, 20 सांसदों के दस्तखत उनके पास नहीं है। टूट से कीर्ति आजाद का इनकार यहां पर नजर आ रहा है। आशुतोष, क्या हम कह सकते हैं कि क्या पार्टी ममता बनर्जी के हाथ से चली गई? अब किसके पास कितने सांसद, ये तो लड़ाई 3-4 दिन चलती रहेगी, लेकिन हम देख चुके हैं 2022 में पार्टी चली गई क्या उनकी? साहिल, इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि अगर उनकी लेजिस्लेचर पार्टी विधायक दल में से अगर 60 विधायक अगर टीएमसी से निकलकर अगर अलग गुट बनाते हैं तो फिर ममता बनर्जी के हाथ से तो पार्टी एक तरीके से निकल ही गई है और लगभग 3/4 विधायक उनकी पार्टी से छिटक के बाहर गए हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके ऊपर दबाव डाला गया हो, एजेंसी ने दबाव डाला हो, लेकिन अगर पार्टी के अंदर अगर असंतोष नहीं होता तो इतने बड़े पैमाने पर छिटक कर बाहर नहीं जाते। निश्चित तौर पर पार्टी के अंदर असंतोष था, लोग नाराज थे। अब वो ममता बनर्जी से नाराज थे या अभिषेक बनर्जी से नाराज थे और उस नाराजगी का फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया और 3/4 विधायक जो है वो निकल के उधर चले गए। जहां तक लोकसभा की बात है तो लोकसभा में भी अगर आप देखें तो 28 सांसद लोकसभा के अंदर है, 13 सांसद राज्यसभा के अंदर है, टोटल 41 सांसद होते हैं और इनमें से अगर सिर्फ 20 ही लोग अगर पार्टी से अलग गुट बनाने की बात कर रहे हैं तो सीधे सीधे इनके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा, क्योंकि 2/3 बहुमत प्लस पार्टी में मर्ज होना ये उसकी शर्त है। अगर ये पार्टी में मर्ज नहीं होते हैं और 2/3 भी अगर नहीं होता है तो दिक्कत पैदा होगी यहाँ पे। ऐसे में 41 में से बड़ी दिलचस्प बात है कि विधायक यहां पर कह रहे हैं कि हम तो अपोजिशन में बैठेंगे और हमें मार्गदर्शन करिए ममता बनर्जी। सांसद यहां पर कह रहे हैं हम तो एनडीए के साथ जाना चाहते हैं। ये बड़ा कंफ्यूजन कर दिया है संगीत रागी। ये कंफ्यूजन की राजनीति किसकी होती है? आपने भी देखा है, हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, स्वपन दास गुप्ता थोड़ी दिन पहले 2-3 दिन पहले की बात है, वो कह चुके हैं कि अब टीएमसी से किसी को नहीं लेना चाहिए, लेकिन यहां तो वो एनडीए के साथ जाने के लिए तैयार है और लग रहा है कि बीजेपी उनको एक्सेप्ट कर लेगी। देखिए, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बाकी नेताओं ने जोर से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का टीएमसी करण न हो जाए, जैसा कि टीएमसी का सीपीएम करण हो गया था संस्कृति को लेकर के। तो ये बचाव तो भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए। लेकिन मैं फिर बात कहता हूँ, देखिए, आपकी अपनी जीत तो जीत होती ही है, लेकिन दुश्मन को परास्त करना भी एक जीत का एक अनिवार्य हिस्सा होता है। यदि बिखरती है टीएमसी तो इसलिए नहीं बिखर रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रलोभन दिया होगा या नहीं दिया होगा, इसका हमारे पास के न पुख्ता प्रमाण है न किसी और के पास पुख्ता प्रमाण है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि तृणमूल कांग्रेस भी जब सत्ता से आई थी साहिल, तो कांग्रेस और सीपीएम के लोगों को तोड़ी थी, जो जीते हुए भी थे उनको भी तोड़ करके अपने पास लाई थी। तब ये सवाल नहीं उठाया गया था कि तृणमूल कांग्रेस, तब हुआ था कि हम बड़ी पार्टी के साथ अपने राजनीतिक भविष्य को देख रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? जब इतने बड़े पैमाने पर पार्टी के अंदर विद्रोह हो तो समझ लीजिए कि पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं सड़न थी और आप उसे ताकत के बदौलत उसे दबा करके आप रख रहे थे। नहीं तो ऐसा संभव ही नहीं था। 2 डिसग्रंटल्ड फोर्स हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10 विधायक हो सकते हैं, 5 विधायक हो सकते हैं, 5 सांसद हो सकते हैं, लेकिन पार्टी में यदि इतनी बड़ी फूट हो तो इसका मतलब है कि आप अंदर से दीमक की तरह आपके अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी अपनी ही पार्टी को चाट रहे थे। या फिर ये ध्यान रखिए, आपको जरा रोकना चाहूंगा क्योंकि कीर्ति आजाद हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है, जरा उनसे ही पूछेंगे क्योंकि उनका दावा है कि 20 सांसद फिलहाल काकोली दस्तेदार के साथ नहीं है, जो उनका दावा है। कीर्ति जी, ये आप दावा कर रहे हैं कि सिर्फ 13 सांसद फिलहाल काकोली घोष दस्तेदार के साथ में हैं, क्योंकि उनका यह दावा है 20 सांसद उनके साथ में हैं और वो तृणमूल कांग्रेस के भीतर ही है, लेकिन अलग गुट बनाना चाहती है, एनडीए के साथ जाना चाहती है। ये क्या कंफ्यूजन है? देखिए साहिल जी, मुझे तो दावा करना नहीं, जो मुझे फैक्ट है मुझे मालूम है। जिन्होंने 20 सांसदों का दावा किया है उसमें उनका ये नाम तो 20 लोगों का देंगे ना। आपको याद होगा कि जब महाराष्ट्र में गए थे तो एमपीओ के नाम आ गए थे कि कौन लोग गए हैं। मैं आपको 12 लोगों के नाम बता देता हूं जिन्होंने मीटिंग अटेंड की आज। बाकी लोगों से बात हुई, किसी ने ना कोई साइन किया है ना कुछ दिया है। ये बीजेपी का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है, शुरू से चलता रहता है। अच्छे अच्छे लोग बोलने वाले आते हैं, वो भी बोलते हैं, लोगों के मन में ये भ्रांति फैलती है। मैं आपको 12 नाम बताता हूँ। 12 नाम कौन से हैं? 12 नाम हैं, एक तो आपकी काकोली हो गई,
दूसरी शताब्दी रॉय हो गए, तीसरे अबू ताहिर हो गए, चौथे अरूप चक्रवर्ती हो गए, खलीलुल रहमान हो गए, शर्मिला सरकार, असीत मल, जगदीश बसूनिया, कालीपदा सोरेन, प्रसून बैनर्जी, रचना बैनर्जी, पार्थ भौमिक। यह लोग आज भूपेंद्र यादव जी के यहाँ इनकी मीटिंग थी, वहां पर ये 12 लोग गए हैं। बाकी लोग जिनका नाम है उसका लिस्ट आउट करेंगे ना साहिल भैया, आउट करेंगे नहीं करेंगे? यह है आप लोगों के मन में भ्रम फैलाते रहो, उसके बाद फिर डराते रहो और कराते रहो। उसमें से काफी लोगों से बात की, सबने कहा कि हमें फोन आया, सब कुछ हुआ। सुन लीजिए, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। हाँ, या तो मैं चुप हो जाता हूँ, आप ही बोलिए। हाँ, तो जिन्होंने कहा कि हमें फोन आया, हमसे कहा गया कि तुम नहीं आ सकते तो सिग्नेचर कर दो, तो हमने मना कर दिया। तो उसमें अब मुझे ये बताइए, अब जब ये 20 या 21 सांसदों का कह रहे हैं तो उसकी लिस्ट दे दें। इन्होंने 58 विधायकों की बात कही है, इतने दिन हो गए, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी वहां बन गया, विप भी हो गया, दूसरा धड़ा भी हो गया, स्पीकर ने भी मंजूरी कैसे दे दी? अरे भाई, पार्टी की मंजूरी तो इलेक्शन कमीशन देता है ना, वहां पर रजिस्टर होते हैं। तो कम से कम इन सब चीजों पर तो बता दें, बाकी नाम कौन से 9 है वो सामने खड़ा कर दें। ठीक है, मेरा सवाल यह कि क्या इन पर कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि फिलहाल आप कह रहे हैं कि 12 सांसद गए हैं पार्टी के खिलाफ काम करने के लिए, क्या उन पर कार्रवाई की जाएगी? क्या आपके तरफ से कोई लोकसभा के स्पीकर के पास कोई चिट्ठी भेजी जाएगी? क्योंकि उनके पास फिर 2/3 लोग हैं नहीं, अगर आपका दावा है कि सिर्फ 12 लोग वहां पर गए थे तो। फिर वही बात, आप मेरे दावे की बात मत कीजिए, दावा इनको करना है। मेरे तो 28 के 28 हैं। ये जो 12 नाम आपको गिनाए हैं, ये भी मैं कैसे मान लूं कि ये दबाव में न गए हों? क्या मालूम है ये वापस आके हमसे कहें कि नहीं साहब, हम तो दबाव में गए थे। तो दावा मेरा नहीं है, दावा बीजेपी का है, दावा इन लोगों का है जो गए हैं। तो ये 21 नाम तो देंगे ना, दावा तो इनका है। आपने यदि कोई चीज कहनी है तो प्रूव आप करेंगे ना कि ये आपके जमीन के कागज हैं, ये आपका म्यूटेशन है, ये आपकी रजिस्ट्रेशन है और ये म्यूटेशन है। ये तो आप दिखाओगे ना। जब आप दावा किसी जमीन पे कर रहे हो तो कागज दिखाओगे ना। तो जब आप दावा कर रहे हो तो 21 लोगों के नाम तो दोगे। ठीक है कीर्ति जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये जानकारी दी इसके लिए। कुणाल घोष यहाँ पर कुछ बात कर रहे हैं, वो जरा सुन लेते हैं। प्रवक्ता है तृणमूल कांग्रेस के। बोला कि नेशनल जिनके हाथ में था जिम्मेदारी, वो उनकी कहीं ना कहीं खामी है। हाँ, जो लोग नेशनल बहुत सारे लोग थे जो नेशनल देखे थे। लोकसभा जो पार्लियामेंट्री पार्टी का बहुत सारा सीनियर लीडर्स था, तो क्या उसका कोऑर्डिनेशन नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था? कुछ लोग भाजपा से चुपी बात कर रहा था, तो यह क्या खबर नहीं था उसका? तो कैसे वो पार्टी चलाया? आज इसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? सिर्फ भाजपा को ब्लेम करके नहीं चलेगा। गौरव भाटिया जी यहाँ पर कीर्ति आजाद दावा कर रहे हैं कि सिर्फ 12 सांसद वहां पर थे और ये भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। कहीं ना कहीं उनका कहना है कि बीजेपी इसके पीछे है। एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस का यह दावा है। साहिल जी, ऐसा है, मुझे अच्छा लगा कि आपने कीर्ति आजाद जी को समय दिया। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है कि टीएमसी के प्रवक्ता भी आजकल चैनल पे नहीं बैठते हैं और राजनीतिक विश्लेषक अपने आप को टीएमसी का प्रवक्ता समझते हैं, तो फिर विश्लेषण कैसा होगा? कीर्ति आजाद जी से अगर वो होते लाइन पे तो मैं जरूर पूछता। संविधान में 10th शेड्यूल है, 10th शेड्यूल में 2nd पैराग्राफ में डिस्क्वालिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया दी है। वो कह रहे थे दावा ठोकेंगे। अरे कीर्ति आजाद जी, डिस्क्वालिफिकेशन के लिए अर्जी कौन देगा? और आप कह रहे हैं आपके 12 सांसद कहीं और बैठ के चर्चा कर रहे हैं और ये इंतजार कर रहे हैं कि जब तक पूरे 40 नहीं आ जाएंगे हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर ये सच है तो आप सोचिए कि टीएमसी की हालत आज क्या है। दूसरी बात, साहिल जी, ये पूछना पड़ेगा असली टीएमसी कौन है? संवैधानिक दृष्टि से 80 में से 60 एमएलए अगर एक तरफ है, अगर 20 सांसद एक तरफ है और वो कहते हैं हम हैं टीएमसी, तो भाजपा का तो इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये सवाल तो आएगा कि ऐसा प्रतीत होता है प्रथम दृष्टया कि असली टीएमसी यही है और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का वर्चस्व। दिलचस्प बात गौरव भाटिया जी आपने छेड़ी है, आपने बहुत ही दिलचस्प बात यहां पर छेड़ी। और आप चूंकि अधिवक्ता भी है, आप कानून भी जानते हैं, इसके लिए इस पर चर्चा करने में भी बहुत मजा आएगा। शुभंकर जी, आप इसका जवाब दीजिएगा क्योंकि यह चर्चा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट साफ शब्दों में, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ये कह चुका है कि विधायकों की संख्या के आधार पर
सांसदों की संख्या के आधार पर यह तय नहीं होगा कि विधायक दल का नेता कौन होगा। राजनीतिक पार्टी यह तय करेगी कि उनके विधायक दल का नेता कौन होगा और विप कौन होगा। ये जस्टिस चंद्रचूड़ जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाकर अपना फैसला सुना चुके हैं, उसके बावजूद भी अगर यह सवाल उठ रहा है तो यह बड़ी दिलचस्प बात है। शुभंकर जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, उसके बाद मुझे कांग्रेस प्रवक्ता के पास भी जाना है, क्योंकि यहां पर ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे एनडीए के एक एक पार्टनर टूट रहे हैं, उस पर भी उनसे सवाल पूछना जरूरी है। शुभंकर जी। कल एक चीज है, पहली तो बात यह है कि बहुत सिंपल सी बात है कि डिफेक्शन, और ये मेरा सिर्फ एक बात की शिकायत है कि यहाँ पे जो नेता खुलकर जो है एक पार्टी सिंबल के नीचे लड़ते हैं, उनका यही रहता है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि अचानक बन गए, एक महीने के अंदर अब सारे डिसेंट उठ खड़े हो रहे हैं, एक महीने के अंदर सब चीजें एक वो आ रही है। आपको ये देखना पड़ेगा कि बंगाल की राजनीति में ऐसा आखिर होता क्या है। पहले भी हमने देखा है, बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस पूरी टूटी, कांग्रेस से जो है आपने देखा होगा कि फिर लेफ्ट तक आए, लेफ्ट पूरा टूटा, लेफ्ट से ही फिर तृणमूल पे जो पार्टी की वहां पे सरकार गई, वो पार्टी वहां पे बिखर गई, खत्म हो गई। उसके बाद इस पर से मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, मान लेता हूं। लेकिन अब एक बात, अगर हम टीएमसी के इस पर से जाए, यहाँ पे जो हो रहा था कंटिन्यूअस, सारे जो नेता हैं जो जम के कैंपेनिंग कर रहे थे, कैनवसिंग कर रहे थे, वो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे। आपने इसको देखा होगा क्या, जब तक काउंटिंग के डेट तक 4 मई तक जो है, बस सारे के सारे लोगों में कोई डिसेंट नहीं था, कुछ नहीं था, अचानक डिसेंट पैदा हुआ। ये अंदर इतना दबा हुआ, ऐसा ही होता है। खुलने के लिए आपने अगर 2022 से महाराष्ट्र की राजनीति देखी होती तो आपको पता चलता कि ऐसा ही होता है। देश की राजनीति में आजकल ऐसा ही होता है। मैं वही बात कह रहा हूँ, ऐसा ही होता है। अरे क्या हमने क्या संगीत रागी जी ऐसे ही होता है ना? आप भी हंस रहे हैं, बिहार में ऐसे ही होता है ना संगीत रागी जी? को नहीं देखे, हम लोग देख रहे हैं ना विश्लेषक जी को। साहिल, एक मिनट संगीत रागी जी, साहिल संगीत रागी जी, अच्छा विश्लेषण कर रहे हैं। साहिल जो कहते हैं ना, जब पाला बदलना होता है ना तो जोर से ही बोलते हैं लोग। आपको ध्यान में होगा कि सीपीएम के लोग भी इतना ही जोर जोर से अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। और टीएमसी के प्रवक्ता को बता दूं कि पंचायत चुनाव के बाद कितने कांग्रेस के और सीपीएम के जो काउंसिलर्स थे वो छोड़ करके चले आ गए थे। तो अपनी मर्जी से छोड़ करके आ गए थे या उनका गिरेबान पकड़ करके लाया गया था? सच्चाई इस बात की स्वीकार कीजिए कि तृणमूल कांग्रेस में वहां पर ममता तो बनर्जी, बंगाल बड़ी दिलचस्प जगह बन चुकी है। डिक्टेटर की बात की है जी। आज अब यहाँ पर बीजेपी पर तो आरोप लग रहे हैं, लेकिन वहां पर अधीर रंजन चौधरी भी वहां पर फांसा डाल के बैठे हुए हैं कि कुछ लोग निकलेंगे तो कुछ कांग्रेस के पास भी आएंगे। कल हमारे साथ जुड़े हुए थे परसों, और वो यही कह रहे थे। और इंडिया का तो मामला अब करीब खत्म हो गया। अभी आपकी पार्टी का नेतृत्व सब लोग स्वीकार कर ही लेंगे, क्योंकि अब कोई बचा ही नहीं है कि जो आपको भी चैलेंज कर सके वहां पर। देखिए साहिल जी, जो हम ये सारा वाक्य देख रहे हैं और जो सारी चर्चा अभी हो रही थी, उसमें मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो डर्टी पिक्चर है ना, ये जो इनका ऑपरेशन लोटस जो इनकी टूल किट का हिस्सा है, ये हम आज से नहीं 2015 से हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये एक एक राज्य को तोड़ते आए। पहले मध्य प्रदेश था, फिर कर्नाटका, फिर अब आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं आपके बीच में तो नहीं बोला था ना, क्यों परेशान हो रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश, कर्नाटका हो, अरुणाचल हो, गोवा हो, ये तमाम सारी जगहों पर हमने देखा इनकी ये टूल किट का हिस्सा था ऑपरेशन लोटस। और वही ऑपरेशन लोटस जो है वो आज हम यहाँ पर देख रहे। देखिए, चिंगारी के बिना कहीं आग नहीं सुलगती है, ये चिंगारी लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी है। तो ये इनकी डर्टी पिक्चर है, ये ऑपरेशन लोटस है। और इनके जो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, मुंह में राम बगल में छुरी, ये इस तरह का काम करते हैं। यानी अगर इनसे चर्चा करेंगे तो ये एकदम दिखाएंगे कि ये आदर्शवादी है, लेकिन दरअसल इनकी हकीकत अवसरवादिता की है। ये अवसरवादी है। ये देख रहे हैं टीएमसी में, टीएमसी लेकिन सपना जी अभी आपको भी तो अवसर मिल रहा है ना। जो टीएमसी पर आपदा आई है उसमें कांग्रेस पार्टी को भी तो अवसर मिल रहा है ना। नहीं अभी ऐसी कोई बात। साल से आप कोशिश कर रहे हैं वहां पर बढ़ने की। पहले लेफ्ट ने बढ़ने नहीं दिया, फिर टीएमसी ने बढ़ने नहीं दिया। अब बीजेपी टीएमसी अगर सपोज मान भी लीजिए खत्म कर रही है तो मौका मिल जाएगा ना। नहीं, हर पार्टी को अधिकार है अपने आप को, अपने आकार को, अपने कार्यकर्ताओं को बड़ा करने का अधिकार है। वो अधिकार कांग्रेस पार्टी को भी है, वो सभी पार्टियों को है। हम ये नहीं देख रहे कि टीएमसी की कॉस्ट पर आज की तारीख में हमको बढ़ना है। सवाल यह है कि देश के अंदर बहुत बड़े मुद्दे हैं
देश के अंदर जो आने वाले समय में जो लड़ाई होने वाली है वो दो विचारधाराओं की लड़ाई होने वाली है। एक विचारधारा होगी धर्मनिरपेक्षता की, सेक्युलरिज्म की, और दूसरी विचारधारा होगी जातिवाद की और विभाजनकारी राजनीति की। तो ये हमारे इंडिया गठबंधन के लोग जो है उनका ये दृढ़ निश्चय है कि उन्हें सेक्युलरिज्म के लिए लड़ना है, उन्हें संविधान की रक्षा करने के लिए लड़ना है, उन्हें गांधी जी की बुलंद निश्चय विचारधारा तो कर के लिए लिया लड़ना है। लेकिन आज ही की मीटिंग में समाजवादी पार्टी और लेफ्ट ये पूछ रही थी कि कोऑर्डिनेशन कौन करता है। कोऑर्डिनेशन तो होता ही नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि हर 2 महीने में मिलेंगे। यही 2 महीने पहले जब मुलाकात की बात होती थी तब तो कोई मिलने के लिए तैयार था नहीं। जी साहिल, और देखिए ममता बनर्जी ने और आम आदमी पार्टी ने नीतीश कुमार को उसका संयोजक नहीं बनने दिया। तमाम बातें हैं। ये आज जो मीटिंग हो रही है इसमें कांग्रेस को आप छोड़ दें तो सब लोग अपना बचाव करना चाह रहे हैं। एक तरीके के कोई रक्षा का एक मैकेनिज्म चाह रहे हैं, कोई डिफेंस मैकेनिज्म बन जाए कि वो बचे। पिछली बार जब मीटिंग हुई थी साहिल, आपने देखा होगा 5 विपक्ष के मतलब गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री थे। आज केवल जो है उमर अब्दुल्ला है। और जो भाजपा का देखिए, जो हमारे भाटिया साहब कह रहे थे, उन्होंने बड़ी गंभीर बात कही थी, वो हम लोग उसको चर्चा में मिस कर गए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हित में सब कुछ संभव है। तो राष्ट्र हित में टीएमसी के सांसद भी आ जाएंगे। राष्ट्र हित में उन्होंने पीडीपी से अलायंस भी किया था। राष्ट्र हित में वो डीएमके को भी अपने साथ ले लेंगे। राष्ट्र हित में वो 2/3 बहुमत हासिल कर लेंगे लोकसभा में, मैन्युफैक्चर्ड मैंडेट जिसे हम कहते हैं। और उसके बाद वो डिलिमिटेशन बिल भी लाएंगे जिसपे उन्हें एक बार मुंह की खानी पड़ी थी। तो पूरा राष्ट्र हित में ही सारा काम हो रहा है। देखिए, देश में राजनीतिक रूप से कैरेक्टर का अभाव है। कांग्रेस एक अकेला राजनीतिक दल है जिसने भाजपा के साथ समझौता नहीं किया। ममता बनर्जी 2 बार वाजपेयी जी की सरकार में रही। तो राष्ट्र हित में अब टीएमसी भी नहीं देखिए, राशिद जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, कांग्रेस पार्टी है, लेकिन अगर इस चर्चा में वो कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो मैं राशिद जी को जरा कांग्रेस का कैरेक्टर बताना चाहता हूं। जनता तो ये मानती है पहले कि बताइए ना, कैरेक्टर बड़ा राष्ट्रहित में ढीला है। टीएमसी भी क्या? राजस्थान में सरकार थी कांग्रेस। मैं उत्तर दे रहा हूं, 1 मिनट। राजस्थान में राशिद जी आप याद करिए, कांग्रेस की सरकार थी। 6 बीएसपी के विधायक थे, समर्थन कर रहे थे कांग्रेस पार्टी को। मर्ज करा लिया। ऐसा कैरेक्टर है कांग्रेस पार्टी का। अभी चुनाव लड़े टीएमसी के साथ और उसके बाद सरकार विजय के साथ बना ली। क्या कैरेक्टर है? तो इसलिए ऐसा है कम से कम राशिद जी, जब कोई पार्टी अपनी सत्ता खो देती है तो वो किस तरीके से डेसिमेट होती है, खत्म होते लगती है। बंगाल के भीतर तो ये 1 महीने के भीतर दिखने लगा है। और आज की स्थिति में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि जो टूट रहे हैं क्या वो अब पार्टी पर भी दावा करेंगे, क्योंकि अब तक तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी ये ममता बनर्जी की पार्टी के नाम से जानी जाती थी। आज की स्थिति में वो क्या काकोली घोष दस्तीदार की पार्टी के नाम से जानी जाएगी या ऋतव्रत बैनर्जी के नाम से जानी जाएगी? क्या वो बीजेपी के साथ में राजनीति करेंगे या नेता विपक्ष के तौर पर राजनीति करेंगे? ये सारे सवाल अभी भी कायम है। धीरे धीरे परतें खुलेंगी, उस पर नजर बनाए रखिए।